हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन और जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपनी सीयूईटी के 2 यूनिट्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज जो हमारी वीडियो है वो स्टार्ट होगी आपकी यूनिट 3 का पार्ट 1। यूनिट 3 का पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पे 35 40 के आसपास आपके एमसीक्यूज होंगे, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये टोटली बेस्ड है किस पे? ये बेस्ड है आपके नेशनल इनकम के ऊपर। किस पे बेस्ड है? नेशनल इनकम के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये मेरे सारे के सारे हैंडल्स हैं, आप मेरे को यहाँ पे यूट्यूब पे फॉलो करेंगे ही। ये मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे इकोनॉमिक्स से कुछ वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी आपको, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, और ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का जो नाम है आपका AJAYSINGH_2303। ये है इसकी करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ सब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 3 का पार्ट 1। हमारा यूनिट 3 है यहाँ पर नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। यहाँ पे हम लोग इसके कुछ फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जहाँ पे हम इसके क्वेश्चन एग्रीगेट सब लोग यहाँ पे सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। तो पहला क्वेश्चन आ गया, इन अ क्लोज इकोनॉमी मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी मॉडल, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज इकोनॉमी के अंदर जहां पे आपका जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो सिर्फ C+I के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे आपकी हाउस होल्ड होती है और यहाँ पे क्या होती है? फर्म होती है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब हम टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पे बनाते हैं तो भी यहाँ पे वो चीज ऐसे बनती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे फर्म आती है आपकी और यहाँ पे हाउस होल्ड यहाँ पर आता है। तो क्लोज इकोनॉमी मॉडल के अंदर क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ पे पहला ऑप्शन है हाउस होल्ड सेविंग आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा, क्योंकि जो आपकी हाउस होल्ड सेविंग्स होती है वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द फ्लो वेरिएबल्स इन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो आपको पता है कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी चीज जो हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। और फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख लेंगे बारी बारी से करके। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड का ऑप्शन है वो रहेगा आपका, यहाँ पे पूछा विच आर नॉट कंसिडर्ड एज फ्लो वेरिएबल, यानी कि इसमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है। तो आप सबको पता है कि मनी सप्लाई और पब्लिक डेट। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो है आपके स्टॉक वेरिएबल्स, जिनको हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किया जाता है। जैसे मनी सप्लाई है, पब्लिक डेट है, सब आरबीआई के द्वारा मेजर की जाती है। ठीक है, आरबीआई इसमें सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो चीज है। तो ये दोनों चीजें क्या है? आपकी स्टॉक वेरिएबल है। बाकी सप्लाई एंड डिमांड फ्लो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका फ्लो है, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी आपका फ्लो वेरिएबल है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a hypothetical economy it is given that the GNP MP and GDP FC are this and this। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें दे रखा है GNP MP दे रखा है हमें 1,23,450 और GDP FC दे रखा है, GDP FC दे रखा है हमें 1,12,230। तो गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा, सब्सिडी यानी कि सब्सिडीज कितनी दे रखी है? सब्सिडी की वैल्यू है यहाँ पे 2460। तो हमें क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ एनआईटी, एनआईटी निकालना है। ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू आपके पास मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप सबको पता है बच्चों, यहाँ पे सॉरी ये भी डी है, आपका डी है। तो जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी। तो आपको पता है कि अगर मैं एमपी से एफसी पे जाऊंगा, एमपी से एफसी पे जाऊंगा तो क्या बनता है मेरा? एमपी से एफसी मेरा एनआईटी ही आता है, एमपी से एफसी एनआईटी। और एनआईटी डिफरेंस किसका होता है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस का सब्सिडी। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू पूछिए, तो एनआईटी तो यहां से निकल आएगा। कितना आएगा यहां से माइनस करके? बताओ। 0 2 2 1 1 11,220, 11,220। आईटी को हमने एक्स मान लिया और सब्सिडी की वैल्यू आपको दे ही रखी है। तो थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर आ जाएगा आपको सॉल्व करके, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8760। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ऐसे सिंपल सिंपल एमसीक्यूज आएंगे आपके, वो आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड प्रिपेयरिंग एस्टिमेट्स रिलेटिंग टू इंडियाज नेशनल इनकम हैज बीन entrusted
टू जो भी आपका जो नेशनल इनकम वगैरह कैलकुलेट करता है, डेटा कलेक्ट करता है, उसको एनालिसिस करता है, उन सब वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो जिम्मेदारी होती है CSO की, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका आप मुझे हेडक्वार्टर कमेंट में लिख के बताओगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कमेंट बताएंगे हेडक्वार्टर इसका कहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देयर आर 3 different phases wherein the phases the income received by the factor of production is spent on goods and services produced by the firm। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट फेजेस होती हैं आपकी। तो यहाँ पे होता है कि जो इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड सर्विसेज, जो भी इनकम हम लोग रिसीव करते हैं, जो भी इनकम आपके पास आती है, अब वो इनकम जाएगी कहाँ? वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो वो कौन सा फेज होता है? वो होता है आपका डिस्पोजिशन फेज। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन्वॉल्व, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है वो आपका क्या इन्वॉल्व करता है? वो इन्वॉल्व करता है ऑप्शन नंबर बी, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम व्हिच कंप्राइजेस रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड। यानी कि हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड क्या होते हैं? ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी काम करते हैं उसके बदले उनको जो भी मिलता है उसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जहां पे जैसे कि मान लो अगर कोई लेबर है तो लेबर यूज करो तो लेबर को क्या मिलेगी? वेजेस मिलेगी। अगर हमने कोई लैंड ली है तो लैंड के बदले लैंड दी है तो लैंड के बदले क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। तो वही सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो वो चीजें यहाँ पे, तो फ्लो ऑफ फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। एनी वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने अभी बताया था कि अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अगर जहां भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम एक ही वेरिएबल होता है, वो होता है आपका स्टॉक वेरिएबल। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 8th, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फ्लो वेरिएबल। अब इसमें से फ्लो वेरिएबल क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लो वेरिएबल क्या होगा बच्चों? देखो, मनी सप्लाई आपका स्टॉक होता है, सबको पता है। वेल्थ भी आपकी स्टॉक होती है, चाहे वो कैसी भी वेल्थ हो, और इन्वेंट्री तो आपकी स्टॉक होती ही है। तो बचा क्या? ये ऑप्शन बचा, तो यही क्या होगा आपका? ये होगा फ्लो। 9th, circular flow are of various types where flow of factor services from household sector to producing sector and the corresponding flow of goods and services from firm to household is classified as। यहाँ पे गुड्स की बात करिए यहाँ पे, तो अगर हम गुड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका रियल फ्लो। रियल फ्लो यानी कि अगर मान लो अगर यहाँ पे फर्म है और यहाँ पे हाउस होल्ड है, ठीक है, तो फर्म से कोई सामान जाएगा गुड्स की फॉर्म में, और हाउस होल्ड से भी यहाँ पे जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं होगा, जिस चीज को हम रियल फ्लो कहते हैं। 10, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज इकोनॉमी। कौन सी अजम्पशन यहां पर वो नहीं है? तो यहां पे कौन सा होगा? तो सर्कुलर फॉर्म में देखो जो आपका डी ऑप्शन है ना, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? देयर आर 4 सेक्टर हाउस होल्ड फॉर्म गवर्नमेंट आर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सर्कुलर फ्लो अगर हम देखेंगे, हमारे सिलेबस सर्कुलर फ्लो क्या है? दो ही है, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पे दो ही सेक्टर हैं, पहला फर्म और दूसरा हाउस होल्ड। जब दो ही सेक्टर होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, दो ही सेक्टर में हम लोग गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करेंगे ही नहीं। तो फोर्थ एजम्पशन हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट, 11th, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज यूज्ड टू स्टडी द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम ऐसी कौन सी थ्योरी है जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं? ऐसी कौन थ्योरी नहीं है? तो थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट ये तो करते हैं हम लोग, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन ये भी मैक्रो में करते हैं। थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन हम लोग इसके अंदर नहीं करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम लोग करते हैं, तो प्राइस डिटर्मिनेशन हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है ना, एक्सेप्ट, नॉट वाली चीज पूछी है, नॉट वाली चीज पूछी है आपके यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, निकिता वांट्स टू परस्यू हर करियर इन इकोनॉमिक्स। 12th का देखते हैं, economics, and is keen to understand overall economy and its problem like inflation. Identify the most appropriate branch of economics that she should choose to study. तो बेटा आप सबको पता है कि अगर मान लो उसको ओवरऑल इकोनॉमी पढ़नी है, जैसे इन्फ्लेशन के बारे में, गवर्नमेंट बजट के बारे में, बीओपी के बारे में, तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स किसके हैं? ये सारे के सारे वेरिएबल्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंटेन सेक्टोरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी इन एन इकोनॉमी। क्या होगा यहाँ पे बताइए? 13 का होगा आपका सर्कुलर फ्लो। मैं बता ना, गुड्स और इकोनॉमी, ऐसे मान लो अगर ये फर्म है और ये आपका हाउस होल्ड है,
तो यहाँ पे भाई फर्म इनको मतलब हाउस होल्ड इनको देता है रेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और फर्म देता है इसको बोले लैंड के बदले रेंट वगैरह ये सब, ठीक है। फिर फर्म जो सामान बिक जाता है वो उसको देते हैं, और हाउस होल्ड के बदले में क्या देते हैं, इनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। तो ये इन बीच में जो सर्कुलर फ्लो होता है वही क्या कहलाता है आपका कंटिन्यूस सेक्टोरल फ्लो, ये आपका चलता रहता है, यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। 14 आइडेंटिफाई द स्टॉक वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से स्टॉक वेरिएबल कौन सा होगा भाई, देखते हैं। स्टॉक वेरिएबल देखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो देखो भाई, नेटवर्थ ऑफ स्टीव जॉब देख के पता चल रहा है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होगा, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की हमेशा मेजरमेंट होती है, पॉइंट ऑफ टाइम की। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 15 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड एज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट यहाँ पे किसका एग्जांपल होगा, यूएस नेशनल वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ ऑफिस इन न्यू दिल्ली, तो यूएस का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। इटालियन नेशनल वर्किंग इन आईएमएफ ऑफिस इन मुंबई, तो इटली का होगा। एम्बेसडर जेरे टू इंडिया, तो वो कहाँ का होगा, जेरे का होगा। लेकिन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, यूएन के अंदर कोई इंडियन काम कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कहाँ का होगा, वो हमारे भारत महान यानी कि हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 16 identify which of the following cannot be considered as an example of injections in economic sense। यहाँ पे इंजेक्शन देखो दो चीजें होती है, अगर मान लो ये आपकी इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में जो चीज हम लोग अंदर डालते हैं, यानी कि जिस चीज से भी इकोनॉमी अच्छी ग्रो करती है, वो कहलाती है आपकी इंजेक्शंस। और जो इकोनॉमी से हम लोग बाहर निकालते हैं, जो इकोनॉमी को वीक कराती है, वो क्या कहलाती है आपकी, वो क्या कहलाती है आपकी इंजेक्शन हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, लीकेजेस, सॉरी लीकेजेस, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, अगर इन होगा तो इंजेक्शन, आउट होगा तो लीकेजेस। तो 16 का होगा आंसर नंबर डी, सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। यहाँ पे इंजेक्शन का करेक्ट आंसर है आपका हाउस होल्ड सेक्टर का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर हम ये देखेंगे, एयरप्लेन ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड लंडन ओन्ड बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन रशिया, तो ऑब्वियस बात है इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ब्रांच ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड अब्रॉड, नॉट पूछा है ना, तो 17 का सी ऑप्शन होगा, ये आपके नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री किसे कहलाते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट किसे बोलते हैं भाई बताओ। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को देखो, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जहां पे रेफर्स टू इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल who resides in a country and whose center of economic interest also lies in the same country, ठीक है। यानी कि एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो उस कंट्री में आमतौर पर रह रहा हो और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री से लाए कर रहा हो, सिंपल, ओके। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा। दो आपके स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। 19 पे आ जाइए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट कौन सा नहीं है, तो 19 का आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे, एन इंडियन वर्किंग इन बैंक ऑफ मॉनिटरी कनाडा फॉर द पास्ट 10 ईयर, भैया पास्ट 10 ईयर अगर वहां पे काम कर रहा है तो ऑब्वियस बात है वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा, यहाँ का नहीं बनेगा, ओके। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम। अब यहाँ पे फैक्टर इनकम कौन सी है भाई, ठीक है बच्चों, फैक्टर इनकम कौन सी है, तो सैलरी रिसीव बाय अमिया अ हाई स्कूल टीचर, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज के बदले जो भी पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है आपका फैक्टर इनकम कहलाता है। क्योंकि टैक्सेस रिसीव बाय गवर्नमेंट, ये तो टैक्सेबल इनकम है। ओल्ड एज पेंशन आपकी क्या ट्रांसफर इनकम हो गई, ठीक है। पॉकेट मनी रिसीव बाय द चाइल्ड ऑफ क्लासन, ये आपकी फैक्टर इनकम नहीं है, ठीक है। 21 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के भाई दो चीजें होती हैं, एक तो वो रेडी होती है बाय देयर फाइनल यूजर्स, फाइनल यूजर्स द्वारा रेडी करने के लिए तैयार हो जाती है, और दूसरा उनमें कोई भी प्रोडक्शन करने की गुंजाइश नहीं होती है। और तीसरा एक और चीज आती है इसमें, वो डिपेंड करता है एंड यूज पे, कि इसका एंड यूज यहाँ पे कौन कर रहा है, ठीक है। तो 21 का आंसर देखेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फाइनल गुड्स लाई विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, लाई विद इन, अच्छा नॉट पूछा ना, हाँ, तो नॉट में फाइनल गुड्स लाई विद इन द, यानी कि अगर ये प्रोडक्शन बाउंड्री है तो इसके अंदर फाइनल गुड्स होंगे, जी नहीं, प्रोडक्शन के बाहर, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाते हैं फाइनल गुड, और इस बाउंड्री के अंदर रह जाते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, किसको हम इंटरमीडिएट गुड्स यहां पर बोल सकते हैं। तो क्या होगा भाई, ए स्पेयर पार्ट्स यूज्ड इन ई कार्स मैन्युफैक्चर बाय
टेस्ला, क्योंकि ये क्या होंगे, ये इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, इंटरमीडिएट। तो यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रिक कार बॉट बाय हाउस होल्ड तो फाइनल होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज बाय अ फर्म फाइनल होगा, कार कवर परचेज बाय नितिश ये भी आपका फाइनल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 23, नेशनल इनकम इन एन इकोनॉमी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इक्वल्स, नेशनल इनकम है वो किसके बराबर होगी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, तो वही चीज है, जो भी आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मनी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द फैक्टर रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू फर्म एज देयर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, यहाँ पे होगा आपका वेजेस। ठीक है, मतलब कोई लेबर अगर काम करेगा तो लेबर को उसके काम के बदले क्या मिलेंगे बच्चा, वेजेस ही तो मिलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, बस लैंग्वेज घुमा दी, एक बार बच्चा उड़ेगा है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके सजेशन है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। 25, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द ओनली मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कौन सा है, तो 25 का सी, मेजरमेंट ऑफ द जर्नल प्राइस लेवल, क्योंकि देखो प्राइसिंग डिसीजन बाय रिलायंस ये आपका माइक्रो में आता है, फॉल इन द प्राइस डिमांड कॉन्सेप्ट है माइक्रो में आएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड ग्रेन्स ये भी आपका माइक्रो में आएगा, लेकिन जर्नल प्राइस लेवल की बात कहां पे करेंगे, जहां पे जर्नल प्राइस, क्योंकि इसमें सारे गुड्स आ जाते हैं ना, तो जनरल प्राइस की बात करेंगे तो वो किसका कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है आपका मैक्रो का। 26, अ ब्रांड न्यू प्लाज्मा टेलीविजन सेट परचेज बाय अ हाउसहोल्ड इज, ठीक है, क्या कहलाएगा ये 26 का, ये कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। ड्यूरेबल क्यों कहलाएगा, क्योंकि सालों साल आपका चलता है यहाँ पे। ठीक है, पता है ना, ड्यूरेबल सालों साल, चार तरह के गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, पेरिशेबल जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और लास्ट में क्या आती है आपकी सर्विस, लास्ट में क्या आती है आपकी सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, प्रोडक्शन बाउंड्री कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई, प्रोडक्शन बाउंड्री कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अगर मान लो ये बाउंड्री लाइन बनाई है हमने, तो ये किस लिए होगी भाई, बाउंड्री लाइन के जो गुड्स इधर आ जाएंगे वो कहलाएंगे आपके फाइनल, और बाउंड्री लाइन से जो इधर ऑलरेडी होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके इंटरमीडिएट। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर कैन बी रेफर्ड टू एज, वो गुड्स जो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे कंज्यूमर की वांट्स को, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, देखते हैं यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, तो ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट उल्टी लिखी हुई है, होता क्या रियल में, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो ये होता है बेसिक। 30, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब हम ग्रॉस, देखो जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या लिखा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट इनडायरेक्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन ऑन द एक्जिस्टिंग, बताओ भाई क्या लिखेगा, क्या आंसर होगा आपका 30 का, 30 का आंसर होगा आपका यहाँ पे सी। देखो बहुत घुमा फिरा के दिया है, ग्रॉस एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल माइनस डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल। ठीक है, जो प्रेजेंट का होगा उसका ग्रॉस ऐड कर लेंगे, और जो एग्जिस्टिंग का होगा उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, वही चीज मैंने लिखवाई है यहाँ पे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से क्या करेंगे, डेप को माइनस करेंगे, तो नेट इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा। तो देखो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर जो पहली बार देखेगा ना तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो ही जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से ध्यान से देखिए, वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए आप लोग, तभी आपको क्वेश्चन सारे के सारे कवर अप होंगे। और एक बार अगर आपने 1500 क्वेश्चन कर लिए, यकीन मानिए कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है इकोनॉमिक्स के अंदर। 31, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन बिहाइंड डेप्रिसिएशन, कौन सा रीजन यहाँ पर नहीं होता है। देखो नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है, पैसेज ऑफ टाइम भी होता है, एक्सपेक्टेड भी होता है, लेकिन नेचुरल कैलामिटीज नहीं होती। ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका कैपिटल लॉस का। ठीक है, 32, गिवन द फॉलोइंग डेटा जीएनपी एमपी, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, द वैल्यू ऑफ एनएनपी एमपी। देखो हमें यहाँ पे जीएनपी एमपी दे रखा, हम बेसिक से करेंगे बिल्कुल। जीएनपी एमपी दे रखा है हमको 1560, हमको यहाँ पे डेप दे रखा है कितना 125, हमको यहाँ पे एनएफआईए दे रखा है
ठीक है, वो दे रखा है आपको 50, और हमें यहाँ पे NIT भी दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये दे रखा है हमें 100। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NNP MP। तो सबको पता है कि NNP MP निकालने के लिए क्या करेंगे, मेरे को GNP MP गिवन है, GNP MP गिवन है, तो G से N पे जाने के लिए मैं डेप को माइनस करूंगा, ठीक है। NN तो सेम है, PP भी सेम है, तो यहाँ पे हम GNP MP में से हम डेप को सिर्फ माइनस कर देंगे। तो GNP MP कितना है 1560, और इसमें से डेप कितना है, डेप माइनस करेंगे 125, तो कितना आएगा बच्चों, आंसर आएगा 1435। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। GDP MP इक्वल्स टू, GDP MP इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा भाई, GDP MP बताओ, 33 का। तो ये होगा आपका, क्योंकि जब हम GDP FC के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, जब हम क्या करते हैं GDP FC में NIT ऐड कर देंगे, जब हम इसमें NIT ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा GDP MP। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सिडी इंप्लाई, सबको पता है सब्सिडी क्या होती है, ये एक फाइनेंशियल एड होती है, गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को मिलती है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर को अज्यूम करके चलते हैं। तो 34 पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सेलिंग द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 34 एक सेकेंड, क्वेश्चन गलत हो गया, चलो छोड़ो उसको, इसमें शायद ये क्वेश्चन में आंसर यहाँ पे गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्सिडी इंप्लाइज क्या होगा, बाकी अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्यों सही होगा, क्योंकि सेलिंग द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है उससे भी जब हम कम बेचते हैं तो क्या कहलाता है, सब्सिडीज कहलाती है, गवर्नमेंट जो हमको देती है। 35 देखो भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हैज वेरियस कंपोनेंट्स एक्सेप्ट, जो आपका नेट फैक्टर इनकम है, जो आपका NFI है, उसमें कई सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो कंपोनेंट है आपके, देखो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय होता है, नेट रिटेन अर्निंग भी होती है, और नेट इनकम एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, होता क्या नहीं है, नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं होता है। तो यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 36 गिवन द फॉलोइंग डाटा, आपको GDP ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर निकालनी है। तो ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन आपको निकालनी है, GDP FC दे रखा है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बच्चों, अगर मैं नेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में अगर मैं यहाँ पे स्टॉक जोड़ दूं, चेंज इन स्टॉक जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स, सॉरी ये बन जाएगा मेरा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, F आएगा यहाँ पे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल्कुल। तो मैं अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, आपको 1800 दे रखा है, और इसमें अगर मैं चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 30, तो कितना आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये कितना आएगा 1830, और आपको दे रखा है ऑलरेडी, आपको दे रखा है यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से अगर मैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेप आंसर आ जाएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऑलरेडी दे रखा है कितना 2100, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मुझे कितना दे रखा है 1830, ठीक है, ये आंसर मेरा यहाँ पर आएगा। तो करो भाई माइनस करो 2100 और 1830, तो कैसे होगा, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह माइनस करता हूँ, तो आप भी ऐसे माइनस करना, 07, ठीक है, और 270, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। 37 हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में अज्यूम कर रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है, NFI दे रखा है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये क्या होती है आपकी डेप को ही बोलते हैं इसको, ठीक है, GST दे रखा है, यानी कि ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ये दे रखी है आपको, सब्सिडी, क्या निकालना है NDP MP निकालना है, NDP MP निकालना है। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके दोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, कुछ तो आप भी करोगे ना, बस मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। चलो हाँ चलो मैंने बता दिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, ठीक है, ए ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन में थोड़ी, कुछ तो क्वेश्चन आप भी सॉल्व करोगे ना। चलो 38 प्रॉफिट इज द इनकम अर्न बाय एंटरप्रेन्योर फॉर अप्लाइंग हिज एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैज फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। तो 38 का क्या होगा, सेविंग ऑफ, देखो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स तो आता ही है, उसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट का भी आता है, डिविडेंड का प्रॉफिट के पार्ट है ये, बट ये नहीं आता सेविंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर, ये इसका पार्ट नहीं है।
39, which of the following needs treatment to reach from national income to domestic income? तो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम क्या करेंगे बताओ? तो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम हम किसको ट्रीटमेंट करते हैं? बेसिकली हम करते हैं यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट 40। फिर आगे आपका न्यूमेरिकल एक, इसको भी आप लोग होमवर्क में ही करोगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स करोगे, ठीक है? 41, which of the following is include in the national income of an economy? नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी में क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, ये इंक्लूड होगा, ठीक है, नेशनल इनकम में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। 42, which of the following does not constitute intermediate कंजम्पशन? इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन कौन सा नहीं है? तो 42 को क्या आ जाएगा बच्चा? डी ऑप्शन, डायरेक्ट सरप्लस मेड अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर होगा। Dash can be defined as the gross market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of an economy during an accounting year. तो 43 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी एमपी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है? क्योंकि मार्केट वैल्यू आ जाएगी ना सारी की सारी, और ग्रॉस है, ग्रॉस आ गया प्लस मार्केट वैल्यू आ गया, तो कुछ नहीं करना, जीडीपी एमपी आपको आंख बंद करके लगा देना है। जीडीपी एमपी इज ग्रेटर देन जीएनपी एमपी एट मार्केट प्राइस व्हेन? आपका जो जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी ये ग्रेटर होगा जीएनपी एमपी से, किस केस में? ठीक है, तो ऐसा किस केस में होगा? ऐसा होगा कि जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। जो आपका जो नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आने वाली है वो क्या होगी? नेगेटिव। अगर वो आपका ये डी वाला पार्ट, ये जो आपका कहाँ गया, ये जो डी वाला पार्ट है ये ज्यादा होगा और ये जो एन वाला पार्ट है ये कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी एमपी क्या आ जाएगी आपकी? ज्यादा हो जाएगी। 45, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल इनकम? इसमें से कौन सा नेशनल इनकम का फीचर वो नहीं है? कौन सा नहीं है देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। भाई ये इसका फीचर नहीं है, बाकी सारे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है, इसमें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते ही चीजें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे निकल जाती हैं, और जो नेशनल इनकम होती है उसको तो हम फैक्टर कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। Who is known as founding father of modern economics? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर कौन होते हैं? वो कहलाते हैं आपके एडम स्मिथ, पता है ना, और इकोनॉमिक्स के फादर भी यही है, एडम स्मिथ। The book Journal Theory of Employment, Interest and Money was published by which eminent economist in 1936? तो 47 का आंसर क्या है भाई? बी, जॉन जेएम कीन्स। आपको जॉन मैनर्ड कीन्स जो है वो यही आपके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर इनको कहा जाता है, ठीक है? सो आज हमारा इसका पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। तो पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने यूनिट 3 का हमने खत्म कर चुके हैं। तो पार्ट सेकंड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेशनल इनकम के, वो हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है? तो गाइस आज का सेशन हमारा खत्म। तो कोई भी अगर आपको कमेंट करना है या कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लीव कर दीजिएगा, मैं उसको बाद में आराम से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।